नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुलदीप एडू हब में, जहां मिलती है आपको सटीक जानकारी सरल भाषा में। तो आज का वीडियो बेहद ख़ास है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो है बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, जहां आपको मिलेगा सत्र 2024-25 की उत्तर कुंजी। किसकी दोस्तों? तो जूलॉजी की, जो कि हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के SPPG कॉलेज में आयोजित कराई गई थी दोस्तों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर न केवल सही बल्कि समझने योग्य भी मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। हर एक सवाल को सुलझाते हैं, सिर्फ टिक करने के लिए ही नहीं बल्कि समझने और याद रखने के लिए भी। उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। पेपर कोड जो है 6172 है और ये BSc 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का दोस्तों। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका जूलॉजी का पेपर है, जिसका जो पेपर टाइटल है दोस्तों वो है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका ये पेपर टाइटल मैच कर रहा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको रोल नंबर अंकों में भरना होता है और यहाँ पे शब्दों में। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 50 होता है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 100 क्वेश्चन का होता है। और टाइम जो मिलता है आपको 2 आवर्स का समय मिलता है। और यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं दोस्तों, किस तारीख को ये आयोजित कराई गई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, जिसको आपको पहले पढ़ लेना है अच्छे से। और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जो कि कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जेनेटिक सीजर्स या आनुवंशिक कैंची भी कहा जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड टू ज्वाइन DNA फ्रेगमेंट्स टुगेदर। यानी कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग DNA टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो वो है आपका DNA लाइगेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक जानवर क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनिमल्स विद जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज इंसर्टेड इनटू देयर जीनोम। यानी कि अन्य प्रजातियों के बीच जीन वाले जानवर जिनके जीनोम में डाले गए हैं दोस्तों, तो उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यही सब सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों नीट में भी, CUET में भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगला सवाल आपके पेपर में हो इसी में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रोब्स इन कंट्रोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज। यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में रोगाणुओं के बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको इंक्यूबेशन कहा जाता है दोस्तों, हिंदी में ऊष्मायन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों मेजर एडवांटेज ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स इज। यानी कि स्थिर एंजाइमों का प्रमुख लाभ क्या है? तो वो है दोस्तों रीयूजेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि पुनः प्रयोज्यता और स्थिरता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट आर सिंगल सेल प्रोटीन्स, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCP भी बोलते हैं दोस्तों, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन SCP क्या है? तो ये दोस्तों बेसिकली प्रोटीन्स है जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रोबियल सेल्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। यानी कि बैक्टीरिया, कवक और शैवाल जैसी माइक्रोबियल कोशिकाओं से निकाले गए प्रोटीन होते हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों एन एग्जाम्पल ऑफ आ जेनेटिक डिजीज इज। यानी कि आनुवंशिक रोग का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों कह रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन एनिमल्स हेल्प्स इन। यानी कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से क्या मदद मिलती है? तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि चयनात्मक प्रजनन और आनुवंशिक सुधार में मदद मिलती है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों जीन थेरेपी इज प्राइमरली यूज्ड टू। यानी कि जीन थेरेपी का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? तो रिप्लेस करने के लिए डिफेक्टिव जीन्स को हेल्दी वंस के साथ, यानी कि दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदलने में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ दी
मोड ऑफ दिस डाटा सेट, यानी कि दिए गए डेटा सेट का बहुलक क्या है। तो मोड जो होता है दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, लोअर कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, जो सबसे बार मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, यानी कि जो सबसे बार आता है दोस्तों दिए गए डाटा सेट में, वही आपका बहुलक होता है। तो अगर इस डाटा सेट में आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जो आपका 6 है वो अधिक बार आया है, इसलिए आपका मोड जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें दोस्तों, तो कह रहा है वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ, यानी कि प्रसरण किसका एक माप है। तो प्रसरण जो है दोस्तों वो डिस्पर्जन या स्प्रेड का एक माप है, यानी कि फैलाव या प्रसार का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11th का। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करें दोस्तों, कह रहा है लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स, यानी कि निम्न मानक विचलन क्या इंगित करता है। तो वो इंगित करता है दोस्तों कि वैल्यूज आर चोजन टू द मीन, यानी कि मान जो है माध्य के करीब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, व्हिच डीएनए रीजन्स आर टाइपिकली एनालाइज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आमतौर पर किन डीएनए क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, यानी कि STRs, जिसको हम लघु अग्रानुक्रम दोहराव भी कहते हैं, तो इसका विश्लेषण किया जाता है दोस्तों। और BNTR जिसको आप बोल सकते हैं इसका, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू एनालाइज जीन्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज, यानी कि मानव रोगों से जुड़े जीन का विश्लेषण करने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वो है दोस्तों PCR, जिसका फुल फॉर्म पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दोस्तों कह रहा हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉप्स इज यूज टू, यानी कि फसलों में संकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कंबाइंड डिजायरेबल ट्रेड्स फ्रॉम टू वेराइटीज, यानी कि दो किस्मों के वांछनीय लड़ों को मिलाने हेतु, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग एंजाइम उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पेनिसिलम नोटेटम का भी किया जाता है दोस्तों, एस्केरिसिया कोलाई का भी उपयोग किया जाता है, और सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, जो आपके सामने कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज, यानी कि मानक विचलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इसी को यानी कि विचरण के वर्गमूल को ही मानक विचलन कहा जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों कह रहा है द मीडियन इज, यानी कि माध्यिका क्या है। तो माध्यिका जो है दोस्तों वो है द मिडिल वैल्यू इन अ सॉर्टेड लिस्ट, यानी कि क्रमबद्ध सूची में मध्य मान को माध्यिका कहते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ वेक्टर इज, यानी कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में एक वेक्टर क्या है। तो अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर फॉरेन डीएनए, जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों कह रहा है इन अ पाई चार्ट अ फुल सर्कल इज इक्वल टू, यानी कि पाई चार्ट में एक पूर्ण वृत्त किसके बराबर होता है। तो पूर्ण वृत्त जो है दोस्तों ये 100% या 360 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है। तो फायरफॉक्स ये सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, ये वेब ब्राउज़र है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स होमोलॉजी रिफर्स टू, यानी कि जैव सूचना विज्ञान में होमोलॉजी का क्या तात्पर्य है। तो वो है दोस्तों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंसेज, यानी कि अनुक्रमों के बीच विकासवादी संबंधों को ही होमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दोस्तों कह रहा है एंजाइम एक्टिविटी इज मेनली अफेक्टेड बाय, यानी कि एंजाइम गतिविधि मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है। तो वो दोस्तों टेम्परेचर से भी होती है, pH से भी, और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का।
क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दोस्तों कह रहा है इफ़ अ डाटा सेट हैज़ मीन ऑफ 50 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज, यानी कि यदि किसी डेटा सेट का माध्य 50 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, आपके सामने है CV इज इक्वल टू सिग्मा अपान म्यू इंटू 100%। यहाँ पर म्यू क्या है दोस्तों, तो म्यू की बात करें तो ये है दोस्तों मीन, म्यू को मीन कहते हैं दोस्तों। और बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा जो है दोस्तों वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी सूत्र पर रख देंगे दोस्तों, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दोस्तों कह रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय, यानी कि आनुवंशिक विकार आमतौर पर निम्न कारणों से होते हैं। किससे होते हैं दोस्तों, तो म्यूटेशन इन DNA, यानी कि DNA में उत्परिवर्तन से आनुवंशिक विकार होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर, यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग इसके लिए किया जाता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड पैटर्निटी टेस्टिंग में किया जाता है, यानी कि पहचान और पितृत्व परीक्षण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दोस्तों रीड करेंगे सब लोग। कह रहा है दोस्तों अ हिस्टोग्राम डिफर्स फ्रॉम अ बार चार्ट इन दैट, यानी कि एक हिस्टोग्राम जो होता है एक बार चार्ट से किस प्रकार भिन्न होता है। तो दोस्तों हिस्टोग्राम जो होता है ये इट डिस्प्लेज फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डाटा, यानी कि यह निरंतर डेटा की आवृत्ति प्रदर्शित करता है दोस्तों, यानी कि इनके बीच में गैप नहीं होता है, ऐसे बना होता है दोस्तों। तो ऐसे ये कंटिन्यूअस बने होते हैं। और लाइन ग्राफ की बात करें दोस्तों, यानी कि बार ग्राफ की, तो ये ऐसे सेपरेट होते हैं दोस्तों, ये एक एक जो होता है सेपरेट होता है, तो इसलिए डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच का। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों व्हिच कंपोनेंट्स इज कंसीडर्ड बोथ हैज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि किस घटक को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों माना जाता है। तो टच स्क्रीन जो है दोस्तों आपके मोबाइल का या आपके आईपैड का, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इनपुट और आउटपुट दोनों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अ टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर, यानी कि निम्नलिखित को टी टेस्ट का उपयोग में तुलना करने के लिए किया जाता है। तो मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, यानी कि दो समूहों के माध्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों द मेन पर्पज ऑफ ब्लास्ट इज टू, यानी कि ब्लास्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कंपेयर अ क्वेरी सीक्वेंस विद द डाटाबेस, यानी कि डेटाबेस के साथ क्वेरी अनुक्रम की तुलना करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी और मैक OS भी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओराकल, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों अ टी टेस्ट अज्यूम्स दैट द डाटा इज, यानी कि टी परीक्षण मानता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि सामान्य रूप से वितरित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दोस्तों कह रहा है क्लस्टर W इज अ टूल यूज्ड फॉर, यानी कि क्लस्टर W एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 इजी क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पॉर्टेंट भी कह रहा है व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर, यानी कि WWW का मतलब क्या है। तो वो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोगों को पता होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस प्राइमरली डील्स विद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों से संबंधित है। तो वो है दोस्तों जेनबैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अनुक्रम डाटाबेस है। तो वो है दोस्तों आपका यूनिप्रोट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन
नंबर 38 कह रहा है दोस्तों ग्लो फिश इज एन, यानी कि ग्लो फिश क्या है, तो ग्लो फिश एक ट्रांसजेनिक एनिमल है दोस्तों जो ग्लो करता है, इसलिए इसका नाम ग्लो फिश है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अ हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट्स, यानी कि भिन्नता का उच्च गुणांक क्या इंगित करता है, तो वो लेस कंसिस्टेंसी यानी कि कम स्थिरता को इंगित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों पबमेड इज मेंटेन्ड बाई, यानी कि पबमेड का रख रखाव निम्न द्वारा किया जाता है, तो NCBI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कंपेयर्स, यानी कि जोड़ीवार अनुक्रम संरेखण क्या तुलना करता है, तो वो करता है दोस्तों टू सीक्वेंस एट अ टाइम, यानी कि एक समय में दो अनुक्रमों को। और वहीं बात करें दोस्तों जो मल्टीपल सीक्वेंस होते हैं दोस्तों, वो एक साथ में दो से अधिक सीक्वेंसेज को तुलना करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की कह रहा है अ हिस्टोग्राम डिफर्स फ्रॉम अ बार ग्राफ बिकॉज, यानी कि एक हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ से डिफरेंट होता है क्योंकि बार्स जो होते हैं दोस्तों इन यहाँ हिस्टोग्राम टच ईच अदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों कि हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं वो एक दूसरों को स्पर्श करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता या सेपरेशन नहीं होता है, वो ऐसे होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दोस्तों कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू, यानी कि बारंबारता वितरण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों एक डेटा को एक तालिका में व्यवस्थित और सारांशित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संरेखण का एक प्रकार नहीं है, तो वो है दोस्तों सीरियल अलाइनमेंट, ये एक प्रकार नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्थिरीकरण के लिए एक सामान्य तरीका है, तो वो है दोस्तों इंट्रैपमेंट इन जेल्स लाइक एल्गिनेट, यानी कि जेल में फंसाना जैसे एल्गिनेट में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाई, यानी कि एंजाइमों का उत्पादन अधिकतम औद्योगिक रूप से किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सूक्ष्म जीवों से। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दोस्तों कह रहा है HTML का पूर्ण नेम क्या है, तो वो है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दोस्तों कह रहा है द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप क्या है, तो वो है दोस्तों मीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अ बेल शेप्ड कर्व रिप्रेजेंट्स, यानी कि घड़ी के आकार का वक्र क्या दर्शाता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि सामान्य वितरण को दर्शाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि आपके सामने कह रहा है व्हाट डज फार्माकोजिनोमिक्स स्टडी, यानी कि दोस्तों फार्माकोजिनोमिक्स में क्या अध्ययन होता है, तो हाउ पर्सन्स जीन्स अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, यानी कि किसी व्यक्ति के जीन दवाओं के प्रति उनकी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका स्टडी होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अ पी वैल्यू लेस देन 0.05 यूजुअली मीन्स, यानी कि 0.05 से कम पी वैल्यू का आमतौर पर क्या मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी कि परिणाम जो हैं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स मीन्स, यानी कि एंजाइमों के स्थिरीकरण का क्या अर्थ है, तो अटैचिंग एंजाइम्स टू अ सॉलिड सपोर्ट, यानी कि एंजाइमों को एक ठोस समर्थन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों व्हिच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, यानी कि दो समूहों के माध्यों की तुलना करने के लिए किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दोस्तों कह रहा है इन बायोस्टैटिक्स द टर्म सैंपल रिफर्स टू, यानी कि जैव सांख्यिकी में नमूना शब्द का अर्थ क्या है,
तो आ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का एक समूह, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है दोस्तों, अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज यानी कि जैव सूचना विज्ञान का प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? तो डाटा एनालिसिस फॉर बायोलॉजिकल सीक्वेंसेज यानी कि जैविक अनुक्रमों का डेटा विश्लेषण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व्स यानी कि आणविक जीव विज्ञान के केंद्रीय डोगमा में क्या शामिल है? तो इसका सिद्धांत कहता है दोस्तों डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एमंग स्पीसीज यानी कि प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइलोजेनेटिक ट्री का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ फास्टा इज यानी कि फास्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है दोस्तों आपका फास्ट एनालिसिस टूल फॉर अलाइनमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, जीनोम इज यानी कि एक जीनोम क्या है? तो जीनोम जो है दोस्तों अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी जीव में डीएनए का पूरा सेट जीनोम कहलाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों, द साइंटिस्ट नोन फॉर डेवलपिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विकसित करने के लिए पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो वो हैं एलेक्स जेफरीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम यानी कि पुनर्योजित डीएनए निम्नलिखित में से किस डीएनए के संयोजन से बनता है? तो 2 आर मोर डिफरेंट सोर्सेज यानी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न स्रोत से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, द एंजाइम यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेज इज कॉल्ड यानी कि डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों में काटने के लिए प्रयुक्त एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, वेक्टर कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू बैक्टीरिया यानी कि डीएनए को बैक्टीरिया में स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वेक्टर कौन सा है? तो वो प्लाज्मिड है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने दोस्तों कह रहा, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल इज नोन एज यानी कि मेजबान कोशिका में विदेशी डीएनए को शामिल कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पलीफाई या डीएनए सेगमेंट यानी कि डीएनए खंड को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पीसीआर का, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग यानी कि जीन क्लोनिंग के लिए आमतौर पर किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो ई कोलाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? तो वो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी है, इंसुलिन का उत्पादन भी है, टीकों का निर्माण भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वाज नोन एज यानी कि पहले आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक मानव इंसुलिन को किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूमुलिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? तो लाइट इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो है दोस्तों वो एंजाइम गतिविधि को प्रभावित नहीं कर सकती है, बाकी आपका टेम्परेचर कर सकता है, पीएच कर सकता है और सबस्ट्रेट्स कंसंट्रेशन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, एंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शंस बाय यानी कि एंजाइम जो है प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं
किसकी मदद से, तो लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रिय ऊर्जा को कम करके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने दोस्तों कह रहा है एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि एंजाइम्स निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं, तो जो प्रोटीन से बने होते हैं दोस्तों, या अमीनो एसिड आपके ऑप्शन में होगा तो आप उसको भी लगा देंगे अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर यानी कि बहुलक होते हैं। तो इसलिए आपका 71 का प्रोटीन सही हो जाएगा। तो यही सब सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों नीट, CU, ET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगला सवाल आपके पेपर में ही हो। यही बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की, जो कि आपके सामने कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन जीन ट्रांसफर टेक्निक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य जीन स्थानांतरण तकनीक नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने दोस्तों कह रहा है एंजाइम इमोबिलाइजेशन रिफर्स टू, यानी कि एंजाइम स्थिरीकरण का क्या तात्पर्य है, तो अटैचिंग एंजाइम्स टू अ सपोर्ट और मैट्रिक्स, यानी कि एंजाइमों को किसी समर्थन या मैट्रिक्स से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम स्थिरीकरण की विधि नहीं है, तो वो फिल्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। ये एंजाइम स्थिरीकरण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने दोस्तों कह रहा है द सॉलिडिफाइंग एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोबियल कल्चर इज, तो अगार हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया, तो ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है दोस्तों स्टेरिलाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग अ प्योर कल्चर, यानी कि शुद्ध कल्चर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो टू ग्रो अ सिंगल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों की एक ही प्रजाति का अध्ययन करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने दोस्तों कह द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर एंजाइम एंट्रैपमेंट इज, यानी कि एंजाइम फंसाने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है, तो एल्गिनेट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू कल्चर मीडिया इज कॉल्ड, यानी कि सूक्ष्म जीवों को संवर्धन माध्यम में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इनोक्लूशन कहलाती है दोस्तों, यानी कि टीकाकरण। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है दोस्तों फाइंड द मीडियन ऑफ 83597, ये डाटा सेट दिए गए हैं दोस्तों, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा आएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने दोस्तों कह रहा है द मीन ऑफ 6 नंबर इज 12, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि 6 संख्याओं का माध्य अगर 12 है तो संख्याओं का योग क्या है, तो फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 72 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों मोड रिफर्स टू, यानी कि मोड का तात्पर्य क्या है, तो पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू आपका मोड होती है, यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज अ म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन क्या है, तो उत्परिवर्तन है एक अ चेंज इन द DNA सीक्वेंस, यानी कि DNA अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच म्यूटेशंस डज नॉट चेंज द अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि कौन सा उत्परिवर्तन अमीनो एसिड अनुक्रम को नहीं बदलता है, तो साइलेंट म्यूटेशन जो होता है दोस्तों वो आपका अमीनो एसिड के अनुक्रम को नहीं बदलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज म्यूटेशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है, तो UV रेडिएशन भी बन सकता है, केमिकल्स भी और वायरसेस भी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो वो है दोस्तों CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की, कह रहा है व्हिच जीन ट्रांसफर टेक्निक यूज्ड अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स टू इंट्रोड्यूस DNA इनटू सेल्स, यानी कि कौन सी जीन स्थानांतरण तकनीक कोशिकाओं में DNA डालने के लिए उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स का प्रयोग किया करती है, तो वो है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने दोस्तों कह रहा है
इन माइक्रो इंजेक्शन डीएनए इज डिलीवर्ड, यानी कि माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए वितरित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो थ्रू अ पाइन नीडल डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस, यानी कि एक महीन सुई के माध्यम से सीधे नाभिक में न्यूक्लियस में वितरित किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर, यानी कि रैम का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है? तो वो है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ हार्ड ड्राइव, यानी कि हार्ड ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? तो वो एक सेकेंडरी स्टोरेज है दोस्तों, यानी कि माध्यमिक। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे सब लोग दोस्तों, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जो आदर्श क्लोनिंग वेक्टर की एक विशेषता नहीं है? तो लार्ज साइज, यानी कि दोस्तों वेक्टर जो होना चाहिए वो छोटे आकार का होना चाहिए, और ये एक विशेषता नहीं है। जब बड़ा वेक्टर हो जाएगा दोस्तों तो उसको ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत होगी। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है व्हिच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ रुझान दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सर्वोत्तम है? तो आपका लाइन ग्राफ है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने दोस्तों करा इन पाई चार्ट द एंगल ऑफ ईच सेक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कि पाई चार्ट में प्रत्येक सेक्टर का कोण किस पर निर्भर करता है? तो द परसेंटेज शेयर ऑफ ईच कैटेगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा प्रत्येक श्रेणी का प्रतिशत हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्च एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, यानी कि वेब से जानकारी खोजना और पुनः प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच जीन डिसऑर्डर वाज द फर्स्ट टू बी ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले किस आनुवंशिक विकार का इलाज किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SCID, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने दोस्तों कह रहा इन जीन थेरेपी एक्स विवो टेक्निक रिफर्स टू, यानी कि जीन थेरेपी में एक्स विवो तकनीक का क्या तात्पर्य है? तो मॉडिफाइंग जीन्स इनटू सेल्स आउटसाइड द बॉडी एंड रीइंसर्टिंग देम, यानी कि शरीर के बाहर कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना और पुनः स्थापित करके उन्हें अंदर डालना। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो वो आपका है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन स्थानांतरण की रासायनिक विधि है? तो वो है दोस्तों लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफ़र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग वायरल वेक्टर्स इन दी जीन थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी में वायरल वेक्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो टू डिलीवर थेरापेटिक जीन्स इनटू टारगेट सेल्स, यानी कि चिकित्सीय जीन को लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचाना। और बात करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 की। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की। कह रहा है जीन थेरेपी है शोन प्रोमाइसिंग रिजल्ट्स इन ट्रीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी कि जीन थेरेपी ने निम्नलिखित में से किस रक्त विकार के इलाज में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं? तो थैलेसीमिया के भी और ल्यूकेमिया के भी और हीमोफीलिया के भी, यानी कि इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हो गया पूरा आंसर की, और रिवीजन भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो BSc 4th सेमेस्टर जूलॉजी की आंसर की अब आपके पास है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आंसर की या प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। और अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।